दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। आज भी कुछ हुआ क्या भाभी जी? रिंकी शालिनी की काम वाली उससे पूछती। कुछ नहीं हुआ, तू जाकर अपना काम कर। शालिनी यह कहते हुए रसोई घर से बाहर चली गई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जिस मुंह को उसने दुपट्टे से पल्ला रख कर ढक रखा था उसमें से उसके गालों पर पड़े निशान उसकी कहानी बयां कर रहे थे। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, जैसे थक गया हो। फिर भी उसने घर वालों के लिए नाश्ता बनाया। शालिनी सोफे पर बैठकर अपनी 5 वर्ष की बेटी को एकटक देख रही थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की वह तस्वीर बार बार उभर कर आ रही थी। जब कल रात उसे पीटते देखकर उसकी बेटी रोते हुए इधर उधर भाग रही थी। दादी, आप पापा को बोलो ना मम्मी को ना पीटे। बुआ, आप चलो ना, पापा मम्मी को मार रहे। फिर वह विवेक के पास आकर बोली, पापा प्लीज मम्मी को छोड़ दो। लेकिन विवेक बहुत गुस्से में था। वह कहाँ किसी की सुनता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फपक कर रोने लगी। तभी रिया के छोटे छोटे हाथों ने उसे समेट लिया। माँ आप रो मत, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं पापा को बहुत डांटूंगी। शालिनी कुछ देर उसे गले लगा कर रोती रही। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, जाओ बेटा अपने कमरे में बैठ कर पढ़ लो। रिया के वहाँ से जाते ही शालिनी अतीत की यादों में खो गई। कितने अरमानों से शालिनी की शादी उसके माँ बाप ने विवेक के साथ की थी। माता पिता बहुत ही संस्कारी थे और इतने सीधे भी। शालिनी को विवेक ने एक शादी में देखा था, जिसके बाद से ही वह 2 वर्षों तक शादी के लिए उसके घर वालों के पीछे पड़ा रहा। शालिनी उस वक्त एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया था। विवेक अपने घर वालों को शालिनी के घर भेजता रहा रिश्ते को हाँ करवाने के लिए। यह सब देखकर कई बार शालिनी की माँ बोल पड़ती, कितना पीछे पड़ा है वह तेरे, अभी मना करने के बावजूद भी कहीं शादी नहीं करना चाहता। भाई हमें तो लड़का भाग गया, तू हाँ करे तो हम भी हाँ कहें, खुश रखेगा तुझे। शालिनी की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते को हाँ कर दी गई। शादी के 15 दिन बाद ही उसको गाल पर पहले थप्पड़ ने ही उसे उसके प्रति विवेक के प्यार का इजहार कर दिया था। छोटी सी बात तो थी जब विवेक की माँ ने कहा था, भाई पता नहीं विवेक, हमारी गुड़िया इतना काम करती है लेकिन पता नहीं लोग अपनी लड़कियों को काम करना क्यों नहीं सिखाते। तेरी जिद की वजह से शादी कर दी तो अब हमें बहू का सुख भी नहीं मिलेगा। विवेक बोला, शालिनी माँ क्या कह रही, ऐसा कौन सा काम है घर में जो तुमसे नहीं हो पाता। इससे पहले इस पर शालिनी कुछ बोलती, सासू माँ बोली, अब यह तो कहेगी कि मैं काम करती हूँ और तू भी इसकी खूबसूरती पर लट्टू होकर हाँ में हाँ मिला देगा। चल गुड़िया काम शुरू करे, हम तो यही चाहते हैं। आह यह मेरे पैरों का दर्द। लेकिन कहते ही शालिनी के कान और दिमाग सुन्न हो गए। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। विवेक बोला, सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। विवेक ने शालिनी से कहा, सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलेगा मैडम, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और हाँ, आज के बाद यह सब कलेश नहीं चाहिए मुझे इस घर में। और यह सब कहते हुए विवेक ऑफिस चला गया। वह पहला थप्पड़ था जो उस दिन शालिनी को गाल पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर पड़ा था। शालिनी पूरा दिन रोती रही और निढाल होकर घर का सारा काम भी करती रही, लेकिन किसी ने भी उसे यह नहीं पूछा कि उसने खाना खाया कि नहीं। किसी ने 2 शब्द प्यार के भी नहीं बोले। उसके घर में काम करने के बाद भी यह जता रहे थे कि थप्पड़ मारकर उनके लड़के ने अपने आप को जोरू का गुलाम के लेबल से बचा लिया। आज उसने पुरुष होने का प्रमाण दिया। शालिनी ने शाम को अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन जैसे ही वह बोली, माँ यह घर हमारे घर से बिल्कुल अलग है, क्या पापा ने कभी आपको थप्पड़ मारा है? तभी वहाँ से माँ सकपकाहट के साथ बोली, शालिनी बेटा यह सब छोटा मोटा तनाव हर घर में होता है, अभी नई नई गृहस्थी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा का स्वभाव नरम है, लेकिन कहाँ सुनी तब भी हो ही जाती। दामाद अच्छे, गलती से हाथ उठा दिया होगा। बेटा थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, गृहस्थी के लिए हमने तुम्हें डोली में भेजा है। लेकिन यह सुनते ही शालिनी ने फ़ोन काट दिया। उसे समझ आ गया था कि माँ आगे क्या बोलेगी। आज शालिनी की शादी को 10 वर्ष हो गए। उसे याद भी नहीं कि वह कितनी बार छोटी छोटी बातों के लिए पीटती रही। आज भी विवेक ने उस पर हाथ उठाया। विवेक के अनुसार किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ थप्पड़ है, और फिर वह 2-3 दिन बाद सॉरी भी बोल देता और
शहर से बाहर डिनर कराने ले जाता, पसंद की ड्रेस दिलवाता, लेकिन थप्पड़ से जो घाव देता है क्या वह ठीक हो जाता है? महंगी शॉपिंग, बाहर डिनर करने से क्या दिल के घाव भर जाते हैं? विवेक शालिनी को नॉर्मल करने के लिए कहता, अरे यार ऑफिस का प्रेशर था, तुम तो जानती हो माँ को, वह हमेशा ही ऐसी ही रहेंगी, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम्हारे रहते हुए वे काम करे यह ठीक लगता है क्या? अंत में विवेक अपनी बात को ही ऊपर रखता, यानी थप्पड़ वाली बात का जिक्र भी नहीं करता, सॉरी भी नहीं मांगता और पश्चाताप भी कर लेता। शालिनी को भी आदत हो चुकी थी, उसे डर लगने लगा था कि कहीं वह कुछ कहे तो फिर से बात बिगड़ ना जाए, विवेक नाराज हो जाए और फिर से मारपीट पर ना उतर आए। वह इतनी सहम जाती कि कई दिन तक उसे थप्पड़ की गूंज महसूस होती थी। कल के थप्पड़ की गूंज शालिनी भूली नहीं थी कि सासुमा की आवाज़ आई, शालिनी नाश्ता नहीं बना क्या? हमें भूख लगी, गुड़िया का पकोड़े खाने का मन है। शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 मिनट बाद सासुमा अपने कमरे से बाहर निकली। रसोई में झांक कर देखा तो रिंकी पकोड़े बना रही थी। सासुमा बोली, अरे रिंकी, तू पकोड़े क्यों बना रही? शालिनी कहाँ है? रिंकी बोली, माँ जी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए पकोड़े मैं बना रही हूँ, वह भी खा लेंगी, उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। नौकरानी की ऐसी बातें सुनकर सासुमा बड़बड़ाई, अब बताओ ये नखरे भी हम ही उठाएंगे, अब इस महारानी को क्या हो गया? कहते हुए वे ड्राइंग रूम की तरफ जा रही थी। शालिनी ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी। उसे बैठी देखकर सासुमा बोली, क्या बात हो गई? अब सोफे से उठेगी भी या नहीं? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरे बेटे को गुस्सा आता है और वह तुम पर हाथ उठाता है, परंतु तुम इतनी मोटी अकल की हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। शालिनी वही सोफे पर बैठी रही। सासुमा चिल्लाती हुई कमरे की तरफ गई। विवेक, अरे ओ विवेक, कहाँ है बेटा? आज संडे, तू देर से उठेगा। बेटा, जब तक तू नहीं उठेगा शायद हमें भी नाश्ता नहीं मिलेगा। महारानी सोफे पर बैठी, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई रोज रोज की किचकिच से। माँ की आवाज़ सुनकर विवेक बिस्तर से उठा, गुस्से में भरकर बोला, इसकी तो आज अच्छे से खबर लेनी होगी, यह ऐसे नहीं मानेगी। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर निकला। दरवाजे के पीछे छुपकर नंदरानी देख रही थी कि जैसे अपनी माँ से कह रही हूँ, माँ, इस तमाशे में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विवेक ने जैसे ही शालिनी पर हाथ उठाया, शालिनी ने अपना मोबाइल टीवी पर पटका, जिससे टीवी का शीशा क्रैक हो गया। विवेक चिल्लाया, पागल औरत, टीवी तोड़ दिया, अब क्या इसका पैसा तेरा बाप देगा? सासुमा टीवी को देखते हुए बोली, हे राम, कितना नुकसान हो गया। बेअकल औरत, तुझे इतनी भी समझ नहीं। परंतु आज शालिनी के हाव भाव बदले हुए थे। वह चिल्लाकर बोली, बस कीजिए आप लोग, 10 वर्षों में आपका टीवी टूटा, नुकसान हुआ, क्रॉकरी सेट टूटा तो नुकसान हो गया, और इस घर में मेरे शरीर से लेकर आत्मा तक टूट कर बिखर गई। वह नुकसान किसी को नहीं दिखा? आज तक किसी ने नहीं देखे मेरे और मेरी बेटी के आंसू, आंखों के आंसू? उसके छोटे से मन पर क्या गुजर रही है? क्या यह सोचा किसी ने? विवेक, जिस दिन तुमने मुझे पहला थप्पड़ मारा था, तब तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी पत्नी की आत्मा टूटकर बिखर गई, लेकिन आज टीवी टूटा है तो तुम्हें दुख हो रहा है। अच्छा होता विवेक, जैसे तुम इन टूटी हुई चीज़ों को महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, वैसे ही तुमने कभी मेरे मन को देखा होता, मेरे आत्मसम्मान की टूटन महसूस की होती। इस सम्मान के टूटने की कीमत मेरे बाबूजी दे देंगे, लेकिन मेरे टूटने की कीमत कौन देगा? तुम्हारी माँ दे पाएगी या फिर तुम्हारी बहन? मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और मैं ठीक होने की प्रतीक्षा करती रही। 10 वर्ष गुजर गए, हर बार बेवकूफ़ बनती रही। तुम मुझे मार पीट कर मर्द होने का दम भरते रहे, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता। नहीं चाहिए मुझे बहू का किताब। मैं अपनी बेटी के सामने कमज़ोर नहीं बन सकती। आज मैंने हार मान ली तो कल मेरी बेटी रिया भी किसी पुरुष से पिटने को अपना भाग्य मान लेगी, और वह भी सब कुछ ठीक होने का इंतजार करती रहेगी। इसी में उसकी उम्र निकल जाएगी जैसे मेरी निकल गई। विवेक गुस्से में भरकर बोला, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। माँ देखो तो, इसे तो डर ही नहीं रहा, कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही। अभी एक थप्पड़ लगाऊंगा तो इसका सारा भाषण धरा का धरा रह जाएगा। निकल जा अभी मेरे घर से, नहीं तो मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। शालिनी बुलंद आवाज़ में बोली, मैं घर से निकल जाऊं? क्यों? कसूर क्या मेरा है? लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर मैं इस घर से निकली और बाहर जाकर बोली तो मेरे साथ देने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। अब तुम ही बताओ, मैं बाहर जाकर बोलूँ या फिर तुम अपनी गलती के लिए पश्चाताप करोगे?
आज के बाद अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मजबूर होकर मुझे कानूनी अधिकार मांगने पड़ेंगे, और तुम जैसे ईमानदार खानदानी लोग कानूनी अधिकार मांगने पर कैसे बौखला जाते हैं, यह मैंने अच्छे से देखा है। विवेक को शालिनी का बुलंद आवाज़ में बोलना अच्छा नहीं लगा। उसका मेल ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शालिनी को हाथ पकड़कर खींचा। एक जोरदार थप्पड़ से विवेक का दिमाग और कान सुन हो गए। सास और नंद भी आंखें फैलाकर यह नज़ारा देखती रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शालिनी का यह रूप देखकर वे सब हैरान थे। शालिनी ने रिंकी को आवाज़ लगाई, रिंकी, मेरे और रिया के लिए पकोड़े मेरे कमरे में ले आओ, भूख लगी। यह कहकर शालिनी अपने कमरे में चली गई। आज उसे समझ आ चुका था, अत्याचार सहन करने से और बढ़ता है। जैसे जैसे हम अत्याचार सहन करते हैं, लोगों दोबारा और अधिक दबाए जाते हैं। आज शालिनी को समझ आ चुका था कि वह कभी अच्छी पत्नी, अच्छी बहू नहीं बन पाई, लेकिन आज एक बुरी बहू, बुरी पत्नी बनकर अच्छी माँ अवश्य बन गई, जो अपने लिए लड़ सकती थी और अपनी बेटी के लिए एक उदाहरण थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।